myself, Engineer Anuj Kumar, and I am from the Department of Civil Engineering of GNU University. In today's lecture, we will discuss about an important subject of civil engineering, which you can see background screen, that is geotechnical engineering. So first of all, आज का lecture start करने के पहले let me clear one thing. If you are a diploma student, this lecture is for you. अगर आप B.Tech even कि आप M.Tech के student हैं, this lecture is for you. So as you can see, introduction to civil engineering. So before starting this lecture, let me ask you one question. Why we study geotechnical engineering or soil mechanics? So the answer is simple. It is an important part of civil engineering. So अगर आप देखें प्रीवियसली गेट जो आपके गेट के एग्जाम होते हैं, लास्ट 6 और 7 ईयर से जो ट्रेंड चल रहा है आपका, आउट ऑफ 100 9 और 10 मार्क्स की एवरेज के हिसाब से जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आते हैं. सो इन टुडेज लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. सो फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स, आपने अभी तक पढ़ा होगा सॉइल मैकेनिक्स, या आप इस सब्जेक्ट को सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी जानते होंगे. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉइल मैकेनिक्स एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, और हम इसको पढ़ते क्यों हैं? बिकॉज एज एन इंजीनियर इफ वी आर स्टडिंग एनीथिंग, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसको पढ़ने का रीज़न क्या है. सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली डील्स विद इंफ्रास्ट्रक्चर, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो, वो आपके हाईवे हो सकते हैं, आपके पोर्ट्स हो सकते हैं, अगर आप डैम्स की बात करो, ठीक है. सो कोई भी स्ट्रक्चर है, मैं फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट ए बिल्डिंग. बिल्डिंग के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? बीम्स, कॉलम, स्लैब्स. क्लियर? सो एट द लास्ट, अगर आपकी 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 6 स्टोरी बिल्डिंग है, इवन की 10 स्टोरी बिल्डिंग है, जो भी लोड आपकी बिल्डिंग का है वो स्लैब से होता हुआ कहाँ जाएगा? बीम्स पे. एंड आफ्टर बीम कॉलम, देन कॉलम के बाद फ्लोर, फ्लोर के बाद फाउंडेशन, और एट द लास्ट वो लोड आपका ट्रांसफर होगा सॉइल में. इसीलिए हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं. सो एज यू कैन सी, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. अब सॉइल के बारे में क्या पढ़ेंगे? सो यू कैन क्लियरली सी द डेफिनेशन इज बिहेवियर ऑफ अर्थ मटेरियल्स. यहाँ पर अर्थ मटेरियल जो है बेसिकली सॉइल को क्लासिफाई किया गया है. क्यों हम इसको पढ़ना है आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी लोड है बिल्डिंग का, कोई भी स्ट्रक्चर हो, एट द लास्ट दैट लोड इज गोइंग टू बी ट्रांसफर इन दैट सॉइल. सो अगर मैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ, सो एक कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को कि वो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स को सेम मानते हैं. दे बोथ आर सिमिलर है पर सेम नहीं है. अब मैं आपको एक ईजी लैंग्वेज में बताता हूँ. अगर आपने बचपन में पढ़ा था ए फॉर एप्पल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए फॉर एप्पल ही है. ए फॉर एरोस्पेस, ए फॉर एरोडायनेमिक्स भी हो सकता है. सो ए फॉर एप्पल इज नथिंग बट सॉइल मैकेनिक्स, एंड ए फॉर एरोस्पेस दैट इज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. द ओनली डिफरेंस इज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में हम थोड़ा एडवांस पढ़ते हैं, हम डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन पढ़ते हैं, जियोसिंथेटिक पढ़ते हैं. हमने किसी भी चीज़, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड कैरिंग कैपेसिटी सॉइल की निकालनी होती है. तो जब हम सॉइल से थोड़ा हट के, थोड़ा आगे जाके फाउंडेशन का डिज़ाइन, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स का डिज़ाइन, ऐसे डिज़ाइंस करते हैं, तो उसको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर हम पढ़ते हैं. सो जहाँ आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो इसकी एप्लीकेशन है, द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग फाउंडेशन. अब कितना भी पैसा खर्च करके कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, अनटिल और अनलेस उसकी फाउंडेशन अगर वीक है तो वो स्ट्रक्चर कामयाब कभी नहीं होगा. आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, आप देख सकते हो मेरे पीछे टावर ऑफ पीसा. इस स्ट्रक्चर में और बाकी के 2 स्ट्रक्चर्स में एक चीज़ जो कॉमन नहीं है कि जो आपका टावर ऑफ पीसा एक एंगल पे टिल्ट है. रीज़न क्या हो सकता है इसका? ये तो काफ़ी सेंचुरीज पहले बना था और उस टाइम पे इंजीनियरिंग भी काफ़ी अच्छी होती थी. तो ओनली जो उसका रीज़न है वो है सॉइल की सेटलमेंट. और इसीलिए जो सब्जेक्ट है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग हमने पढ़ना स्टार्ट किया, सो दैट कि हम सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ सकें. अब सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, बियरिंग कैपेसिटी इज नथिंग बट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. अगर फॉर एग्जाम्पल बीइंग ए सिविल इंजीनियर, मेरे पास 2 साइट है, साइट ए एंड साइट बी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज साइट ए एंड दिस इज साइट बी, ताजमहल. सो इजीली आप जज कर सकते हो कि जो साइट बी है वो ज़्यादा सेफ है क्योंकि स्ट्रक्चर स्टिल खड़ा है, एक्सिस पे खड़ा है. बट साइट ए जो आपका टिल्ट है, द रीज़न इज फेलियर ऑफ फाउंडेशन, या फिर जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है वो कैपेबल नहीं थी लोड का विथस्टैंड करने के लिए. सो प्रीवियस हम स्लाइड्स पे आते हैं. इस पर आप इजीली देख सकते हो बिल्डिंग फाउंडेशन पे आपने अगर शैलो या डीप फाउंडेशन डिज़ाइन करनी है, आपको ऑलरेडी पता है डीप फाउंडेशन में आपका पाइल फाउंडेशन आ जाएगा, कैशल फाउंडेशन आ जाएगा, जबकि शैलो में आपके आइसोलेटेड ड्राफ्ट्स वगैरह ये सब आते हैं. ठीक है. सेकंड वन इज डैम्स एंड इम्बैंकमेंट्स. अगर डैम्स एंड इम्बैंकमेंट्स की बात करूँ तो एक बड़ा ही कॉमन फेलियर होता है डैम्स का, सीपेज कंट्रोल.
थर्ड वन इज हाईवे एंड रेलवेज। आपने कभी भी नोट किया होगा हाईवेज, अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है, आपने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी है या फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ी है, हाईवे इंजीनियरिंग में एक टर्म आती है सब ग्रेड, दैट इज नथिंग बट द लोएस्ट पार्ट ऑफ किसी भी हाईवे का। आपको पता होगा सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स एंड बेस कोर्स आपका, या फिर उसका वियरिंग कोर्स भी बोलती हूँ। अगर आपका सब ग्रेड, जो कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से डिजाइन नहीं किया तो स्ट्रक्चर आपका फेल हो सकता है, लाइक दिस, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। आप देख सकते हो उसमें रोडवे जो है सटल हो गया। रीजन इज जो सब ग्रेड था वो कैपेबल नहीं था लोड को सहने के लिए। रीजन कुछ भी हो सकता है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर कंपैक्शन नहीं हुई, तो इन्फिनिटीज के रीजन हो सकते हैं। हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक हम इसके बाकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। आप रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, अब रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं, जितने भी अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप कोई भी फ्लाईओवर देखते हो, आपने एक चीज नोट करी होगी, वहाँ पे वर्टिकल पैनल्स होते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन, जो मेजर रीजन है, दैट इज आपने अर्थ को रिटेन करना है। अब यहाँ पे अर्थ से क्या मतलब है? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में जहां पर भी वर्ड अर्थ आता है दैट इज सॉइल, नथिंग, बस सॉइल का मतलब है उसका। तो सॉइल का जो भी लोड आता है वो वर्टिकल पैनल्स बियर करते हैं अनटिल जो भी सॉइल का लोड है, अगर जिसको हम एक्टिव प्रेशर बोलते हैं, आपके लिए टेक्निकल हो जाएगा तो मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, सॉइल का जो एक्टिव लोड है जो कि पैनल्स के ऊपर पड़ेगा और वो उसको रेजिस्ट करेगा कि कोलैप्स ना हो जाए। क्लियर? सो हम लेवल वाइज चलेंगे। सो इन फर्स्ट स्लाइड अगर मैं इसकी और एप्लीकेशंस की बात करूं तो टनल्स, इन टनल्स इंजीनियरिंग जो कि बहुत ही एडवांस टॉपिक है इंडिया में JNK में, उत्तराखंड में काफ़ी टनल्स कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है। तो वाई जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है टनल्स के लिए रिक्वायर्ड है? रीज़न इज, जब हम टनल्स करेंगे ऑब्वियस सी बात है अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, हमें वाटर टेबल के लेवल के बारे में पता होना चाहिए। एक्सकवेशन अगर हम करते हैं तो क्या वो सेफ है कि नहीं, क्योंकि टनल्स की जो भी कंस्ट्रक्शन आपकी अंडरग्राउंड चलेगी। दिस इज द रीजन हमने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़नी है। नेक्स्ट आपका रनवेज हो गए, आपके इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। अब इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स में कैसे सॉइल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग काम करती है? आजकल इंडिया में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है दैट इज पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन में भी अगर मैं बात करूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉइल मैकेनिक्स या फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कैसे कोरिलेट करते हैं? इंडिया में ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से जो आपका वेस्ट है वो भी जनरेट हो रहा है। अब जो मोस्ट कॉमन जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं, डंपिंग करते हैं, हम ओपन ग्राउंड में डंप करते हैं, बट आज नहीं तो आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स लैंडफिल हो जाएंगे प्रॉपर। तो जो हमने टेक्नोलॉजी निकाली है दैट इज हम डिग करते हैं, उसके अंदर आपका जो वेस्ट हम फिल कर देते हैं ऊपर से अर्थ से, यानी कि सॉइल से। पर उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर जो आपका सॉलिड वेस्ट है उसमें प्लास्टिक्स भी होगा, माइक्रो प्लास्टिक्स भी होंगे, देयर सो मैनी थिंग्स जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो आफ्टर 20 ईयर्स वो क्या होंगे, डीकम्पोज होना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो डीकम्पोज नहीं होते बट वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो भी वो लिक्विड होगा जो कि पॉल्यूट, ऑब्वियसली बात है वाटर को पॉल्यूट करेगा एक लेवल तक जाके, तो उससे भी कैसे डील करेंगे? हम उसमें बेसिकली जियोसिंथेटिक यूज करते हैं। जियोसिंथेटिक इज नथिंग बट, अगर आप समझना चाहो तो एक प्लास्टिक की लेयर होती है जो कि एक एक्ट करती है एज कंटेमिनेशन कंट्रोल ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। क्लियर? सो अभी बेसिकली हम इतना एडवांस में नहीं जा रहे, सिर्फ हमने एप्लीकेशन पढ़नी है। हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इस चीज़ को हम डील करेंगे, कैसे जियोसिंथेटिक है जो वाटर पॉल्यूशन को रोकने में हेल्प करता है, कैसे ग्राउंड वाटर टेबल को पॉल्यूट ना करें ये चीज़ इंश्योर करता है। सो इसकी आप माइनिंग्स की बात कर लो, गैस एक्सप्लोरेशंस, मशीन फाउंडेशन। तो अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो 1000 ऑफ एप्लीकेशंस हैं। तो बेसिकली फर्स्ट स्लाइड में हमने एप्लीकेशन ऑफ, आप सॉइल मैकेनिक्स कह लो, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कह लो, हमने उसके बारे में पढ़ा। इन द नेक्स्ट स्लाइड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि आप देख सकते हो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका दैट इज टावर ऑफ पीसा। तो टिल्ट होने का रीज़न ये है, अदर रीजन भी हो सकते हैं नो डाउट कि फाउंडेशन फेलियर हो गया, बट जो मेजर रीज़न जो सामने रिसर्च के दौरान आया वो था कि जो सॉइल थी उसकी बेयरिंग कैपेसिटी इतनी कैपेबल नहीं थी कि इसके आने वाले जो लोड को रेजिस्ट कर सके। एट द अदर हैंड आप ताजमहल देख सकते हो, आप कुतुब मीनार देख सकते हो, ये प्रॉपर स्टेबल है। द रीज़न इज सॉइल इज कंपैक्टेड। सो इंपॉर्टेंस ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो इस स्लाइड्स में आप इजीली देख सकते हो कि हमारे पास 6 लाइव केसेस हैं और हर केस में कुछ ना कुछ फेलियर है स्ट्रक्चर का। आप फर्स्ट केस देख लीजिए, इसमें सॉइल फेलियर की वजह से आपकी जो बिल्डिंग है सेटल हो गई है। इन सेकंड केस इसको हम बोलते हैं अनइक्वल सेटलमेंट, जब आपकी सॉइल का कुछ परसेंट अलग तरीके से सेटल हो एंड कुछ जो है अलग तरीके से सेटलमेंट हो, तो उसमें क्रैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी जो थर्ड इमेज है इसमें आप इजीली देख सकते हो कि स्लोप का फेलियर हो चुका है। फोर्थ में सब ग्रेड की फेलियर की वजह से आपका रोडवे, जिसको आप हाईवे बोलते हो, रोड्स बोलते हो इन टेक्निकल जर्नल टर्म्स में,
वो आपका फेल हो चुका है। लैंडस्लाइड आप देख सकते हो, आजकल लैंडस्लाइड बहुत कॉमन हो चुके हैं। द रीज़न इज़ द फेलियर ऑफ स्लोप। और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बाय सम एप्लीकेशंस, वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बेसिकली आपको बताता है। क्लियर? सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हो टनल, आपको विजिबल होगा टनल। अब टनल जो है उसके लिए हमें एक्सकवेशन करनी पड़ेगी। अब वो एक्सकवेशन जब हम तब करेंगे जब हमें पता होगा कि वहाँ की जो सॉइल है वो कैपेबल है उस लोड को बियर करने के लिए। सॉइल अगर वहाँ की सॉफ्ट है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड ऑफ टनलिंग होते हैं, अगर सॉइल आपकी हार्ड है तो डिफरेंट मेथड ऑफ टनलिंग होते हैं। NATM नाम का एक कॉमन मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ सॉफ्ट रॉक। अगर हमारे पास जो टनल जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे NATM टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है। अगर हार्ड है तो वहाँ पे ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग से हम यूज़ करते हैं। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो आप देख सकते हो फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर, मशीन फाउंडेशन। यहाँ पे अब यहाँ पर जो मशीन फाउंडेशन लिखा गया है, मशीन फाउंडेशन एक नॉर्मल फाउंडेशन से कैसे अलग है? बेसिकली फाउंडेशन का काम क्या होता है? लोड को बियर करना। जो भी लोड आपका बिल्डिंग का है या फ्लाईओवर का है, डैम का, कोई भी बेसिकली आपका जो लोड है एट द लास्ट फाउंडेशन पे रेस्ट करेगा और वो लोड वो सॉइल पे ट्रांसफर होगा। जब हम बात करते हैं मशीन फाउंडेशन, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो भी लोड आपकी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे आ रहा है वो हमेशा स्टैटिक हो। सम टाइम डायनेमिक लोड भी आ सकता है। अब डायनेमिक लोड क्या होता है? डायनेमिक लोड वो लोड होता है विच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक लोड, आपका जो अर्थक्वेक लोड है वो आपकी जब भी स्ट्रक्चर के ऊपर लगता है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए मशीन फाउंडेशन हम डिज़ाइन करते हैं। आप इजीली देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है वो सेटल हो गया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। द रीज़न इज अर्थक्वेक। आप जापान जैसे अगर आप कंट्री की बात करो जहाँ पे अर्थक्वेक आना कॉमन है, वहाँ पर अगर हम इस चीज़ को डिज़ाइन नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब अर्थक्वेक में अगर मैं बात करूँ लोकली, हमारा जो जलंधर है या जो नियर बाई रीजन है वो जोन 4 के अंडर आते हैं। तो सिमिलरली जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 आपको पता ही है, जोन 1 जो कि अब नहीं है, तो जोन 4, जोन 5 जो मैक्सिमम माना गया है। तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर है अर्थक्वेक फोर्सेस को, जिसको हम सीजमिक फोर्सेस बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग की टर्म्स में, उसको रेजिस्ट कर सके तो उसके लिए मशीन फाउंडेशन हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि डायनेमिक लोडिंग लाइक अर्थक्वेक, जिसको हम सीजमिक फोर्स बोलते हैं, ब्लास्ट लोडिंग। क्लियर? अनदर वन जो कि सॉइल स्ट्रक्चर इंट्रैक्शन। अब यहाँ पर एक कोबे अर्थक्वेक बेसिकली जापान में 95 में काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। तो सॉइल स्ट्रक्चर इंट्रैक्शन, तो जो सॉइल स्ट्रक्चर इंट्रैक्शन है ये टर्म बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हम ग्राउंड रिस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ते हैं। अब ग्राउंड रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या है? तो बेसिकली एक वास्ट टॉपिक है। तो ग्राउंड रिस्पॉन्स एनालिसिस नथिंग बट आपका अर्थ, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूँ, ड्यूरिंग अर्थक्वेक जो भी आपकी डायनेमिक फोर्सेस जनरेट होंगी एपिसेंटर से, उस डायनेमिक फोर्सेस को अगर हम बात करें तो सॉइल कैसे रिएक्ट करेगी। इन शॉर्ट वर्ड्स आपका PGA यानी कि पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन, आपका PSA पीक स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन कैसा रिएक्ट करेगा एट ए पर्टिकुलर अर्थक्वेक। वो भले ही 5 मैग्नीट्यूड का हो, 6 का हो, आपको पता है कि मैग्नीट्यूड जो वेरी करेगा यानी कि इंक्रीजिंग इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक आपके लिए डेंजर है। अनदर वन आप देख सकते हो अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे इजीली अब अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, दिस डायग्राम क्लियरली शोज कि इसने जो आपकी बैकफिल है इसको सपोर्ट करके रखा है। सो अब हम सॉइल मैकेनिक्स का बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। सो अभी तक जितने भी लेक्चर हुआ है इसमें बेसिकली हमने पढ़ा है कि हमने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग क्यों पढ़नी है, हाउ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स, इसकी एप्लीकेशंस क्या है और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं स्ट्रक्चर में, कैसे फेल हो सकता है अगर हम इसको निगलेक्ट करें। क्लियर? सो अब से जो आपका लेक्चर 1 स्टार्ट होगा, हम लेवल वाइज बेसिकली इसको हम डील करेंगे। तो इन लेवल 1 बेसिकली हम सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में डील करेंगे, बिकॉज हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं यानी कि सॉइल मैकेनिक्स को हमने डील करना है। सो इन द फर्स्ट लेक्चर सॉइल जनरेट कैसे हुई, उसका फिनोमिना क्या है, टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, हमने ये डील करना है। और यूनिट 1 में बेसिकली आपका बेसिक कवर होगा जिसमें आपको पता लगेगा कि सॉइल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनको लैब में फाइंड कैसे करते हैं, उनको फील्ड पे कैसे फाइंड करते हैं। बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सॉइल मैकेनिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इवन कि अगर आप एमटेक भी करते हो उसमें, तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बेसिकली आपको ये सब भी सिखाया जाता है। सो बेसिकली अगर हम बात करें, सो जो रॉक होती है आपको इजीली पता है व्हाट इज रॉक। सो जो सॉइल है वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से बनती है। सिंपल वर्ड्स, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो डिसइंटीग्रेशन इज नथिंग बट वियर एंड टियर ऑफ रॉक। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पेरेंट रॉक है, इसमें 2 टाइप के हमारे पास
नंबर वन इज रेसिडुअल एंड सेकंड वन इज ट्रांसपोर्टेड। सो आपको वर्ड से ही पता लग रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास रॉक है, अब रॉक की डिसइंटीग्रेशन होगी, वेयर एंड टियर होगा, वो रेनफॉल से हो सकता है, साइक्लोन से हो सकता है, स्टॉर्म से हो सकता है, जो वेदरिंग एजेंसी हो सकता है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रीजंस। तो अगर आपकी सॉइल जब रॉक से जनरेट होती है और वो अपनी प्लेस पे ही जनरेट हो, कि प्लेस ए पे आपकी रॉक थी, वेयर एंड टियर हुआ और प्लेस ए पे ही आपकी सॉइल है, देन उस केस में उसको बोलेंगे रेसिडुअल सॉइल, जो कि अपनी प्लेस चेंज नहीं करती। क्लियर। नंबर टू इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। नाम से ही पता लग रहा है कि जो सॉइल है अपना प्लेस ऑफ ओरिजिन से चेंज होके प्लेस बी पे जाके बनेगी। अगर आपका प्लेस ए पे रॉक है, देन रॉक का वेयर एंड टियर हुआ, तो सॉइल फॉर्म होगी और प्लेस बी पे होगी। अब प्लेस ए से सॉइल प्लेस बी पे कैसे जाएगी वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो आप देख सकते हो देयर आर वेरियस मीडिया। आप विंड की बात कर लो, आप वाटर की बात करो, आप रनिंग लेक की बात करो, ठीक है। तो ये सब मीडिया है। आपकी रॉक थी प्लेस ए पे, डिसइंटीग्रेशन हुआ, अब विंड जब ब्लो करती है वो सॉइल के पार्टिकल्स को प्लेस ए से प्लेस बी पे जाके ले गई और वहाँ पे जाकर सॉइल की फॉर्मेशन हुई। सो क्लियर। सो द बेसिक डिफरेंस जो मैंने बताया आपको रेसिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल में, कि इन फर्स्ट केस आपका जो सॉइल है वो ओरिजिन के प्लेस पे ही जनरेट होगी, एंड ट्रांसपोर्टेड में जो कि नाम सजेस्ट कर रहा है, नाम से ही पता लगा रहा है कि प्लेस ए से विंड या वाटर जो भी ट्रांसपोर्टेड उसका मीडिया है वो प्लेस ए से बी पे जाके सॉइल को फॉर्म करवाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट इज जो आपका मैंने अभी आपको बताया, जो आपकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है इसके वेरियस मीडिया कौन कौन से होते हैं। तो नंबर वन इज ग्लेशियर सॉइल। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आपका ग्लेशियर्स होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल कि सॉइल आपका प्लेस ए से प्लेस बी पे फॉर्म हो रहा है। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं एल्यूवियल की बात करूं तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका रनिंग वाटर होता है। सो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं वो एल्यूवियल और लैक्यूस्ट्रीन बेसिकली सॉइल में कंफ्यूज होते हैं। द डिफरेंस में ये है कि जो एल्यूवियल है ये रनिंग वाटर, और जो लैक्यूस्ट्रीन बेसिकली आपका रहेगा स्टिल वाटर, जैसे पॉन्ड्स हो गए या लेक्स हो गए। क्लियर। बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ही होगा मोस्ट। क्लियर। उसके बाद आपका मरीन सॉइल बेसिकली जो सीज, बेसिकली आपका जो सी है उसमें जो डिपोजिशन होगा वो आपकी सॉइल फॉर्म करेगा। उसके बाद जो आपका एओलिन है, तो ये बेसिकली जो है विंड इज रिस्पॉन्सिबल कि जो आपका सॉइल है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाके ट्रांसफर, वहीं पे आपका ओरिजिन होगा। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज सॉइल फॉर्मेशन। सो बेसिकली इसमें टर्म यूज होती है वेदरिंग। जब भी आप यूनिट 1 पढ़ोगे एक कॉमन टर्म है वेदरिंग। व्हाट इज वेदरिंग? सो वेदरिंग इज नथिंग बट द वेयर एंड टियर ऑफ सॉइल इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। क्लियर। सो एक कॉमन फिनोमिना है कि जो सॉइल है वो कैसे फॉर्म हुई। जो रॉक होती है बेसिकली आप सभी को पता है व्हाट इज रॉक। तो द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक या वियर एंड टियर की बात कर लो, वो बेसिकली रेनफॉल से हो या स्टॉर्म से हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। जब रॉक की वियर एंड टियर होती है तो उस वियर एंड टियर के बाद रॉक स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगी। वही स्मॉलर पार्टिकल्स जब कन्वर्ट होंगे तो वो कन्वर्ट होंगे सॉइल में। सो एक बेसिक फिनोमिना है कि जो सॉइल है बेसिकली आपकी, वो किसी भी टाइप की सॉइल हो सकती है, वो वियर एंड टियर ऑफ रॉक से बनी हुई है। क्लियर। सो वेदरिंग इज नथिंग बट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। क्लियर। सो बेसिकली वेदरिंग हमारे पास दो टाइप की होती है। नंबर वन इज फिजिकल वेदरिंग एंड नंबर टू इज केमिकल वेदरिंग। तो सबसे पहले हम केमिकल वेदरिंग के बारे में समझेंगे एक अच्छे से एग्जांपल से, एक लाइव एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ मैंने क्लियर करी कि जो रॉक है दैट इज पॉइंट ए एंड सॉइल पॉइंट बी, यानी कि जो आपकी सॉइल है बेसिकली रॉक से कन्वर्ट होके बनी है। रॉक की वेयर एंड टियर हुई और वो स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होके सॉइल बन गया। सो फॉर एग्जांपल एसिड रेन के बारे में आपको पता है कि जो स्टार्टिंग के 5-6 मिनट्स होते हैं उसमें पॉल्यूटेंट्स मिक्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में बेसिकली, और जो रेन ड्रॉप्स है उन पॉल्यूटेंट्स को लेके अर्थ पे फॉल करती है। जस्ट इमेजिन कि CO2 है उस वाटर में, बेसिकली जो रेन ड्रॉप है उसमें CO2 है, और जो रॉक है वो लाइमस्टोन है। तो जब लाइमस्टोन और CO2 के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी तो उससे क्या होगा कि जो सॉइल आपकी फॉर्म होगी उसका जो मिनरल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। तो दिस इज केमिकल वेदरिंग, कि आपकी जो बेसिकली रॉक से जब आपका सॉइल कन्वर्ट होगा तो उसमें उसकी मिनरल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। रीजन इज केमिकल रिएक्शन, जो कि आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया। क्लियर। और फिजिकल वेदरिंग की अगर मैं बात करूं तो आप इजीली देख सकते हो कि जिस पॉइंट पे आपकी जो बेसिकली रॉक है डिसइंटीग्रेट हुई है उसी पॉइंट पे आपकी सॉइल बनेगी। सो एक अगर हम दूसरी नज़रिए से देखें तो केमिकल वेदरिंग में आपका जो रॉक होता है वो पॉइंट ए पे होगा
और जो सॉइल फॉर्म होगी वो पॉइंट बी पे होगा। रीज़न, विंड जो है आपकी सॉइल को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ट्रांसपोर्ट करेगी। विंड ही नहीं, बहुत सारे मीडिया हो सकते हैं, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, आगे पढ़ेंगे हम। क्लियर? सो केमिकल वेदरिंग में आपकी जो सॉइल फॉर्म होगी वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे होगी। मीन्स पॉइंट ए पे आपका रॉक था, रॉक का वियर एंड टियर डिसइंटीग्रेशन हुआ और पॉइंट बी पे जाके आपकी सॉइल बनी। और फिजिकल वेदरिंग में इसका वाइस वर्सा है कि आपका ए पॉइंट पे ही आपकी रॉक है, वियर एंड टियर हुई और ए पॉइंट पे ही आपकी सॉइल जनरेट होगी। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। आपको बताना भूल गया, इसमें एक टर्म यूज हुई है फ्रीजिंग एंड थॉइंग। सो एसएससी जेईई के एग्जाम में भी काफ़ी बार इस टॉपिक से पूछा जाता है। सो फ्रीजिंग एंड थॉइंग बेसिकली क्या होता है? अब बेसिकली हम पंजाब में रह रहे हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है एक कांस्टेंट है कि जो सितंबर से लेकर मार्च तक आपके बेसिकली विंटर सीजन रहेगा और उसके बाद आपका समर। बट कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। अगर आप राजस्थान की बात करोगे तो बेसिकली वहाँ पे जो मोस्टली एरिया है वहाँ पे दिन में टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है और रात में वो बेसिकली माइनस में भी चले जाता है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपने हाईवे कंस्ट्रक्ट किया है, हाईवे आपने रिजिड पेवमेंट है, कंक्रीट है, उसमें पोर्स है। उन पोर्स के थ्रू जो आपका वाटर है, रेनफॉल का जो वाटर है वो पेनिट्रेट हो गया और एक पॉइंट पे हो चला गया नीचे। अब जो पोर्स है बेसिकली, अब सब ग्रेड में पोर्स हो सकते हैं या जिस भी मीडियम में, अब उसमें क्या वाटर है आपका, जब रात को टेम्परेचर कम होगा तो वो वाटर क्या होगा, फ्रीज होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है व्हेन एवर द वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड दैट इज आइस, तो उसका वॉल्यूम होता है एक्सपैंड। आपको इस चीज़ का तो इजीली पता है। तो वॉइड्स का साइज उतना ही है, वॉइड्स में क्या था, वाटर का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। जब वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्रैक्स पड़ेंगे और यही रीज़न है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, जो कि आपका पेवमेंट फेलियर, यानी कि सिंपल टर्म्स में जो आपका हाईवे फेलियर होता है बेसिकली, उसमें आपका ये रीज़न है। क्लियर? आपको क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं थ्री फेज डायग्राम। क्लियर? आप कोई भी टॉपिक अगर आप उठाओगे, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में, दैट इज थ्री फेज डायग्राम। सो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने थ्री फेज डायग्राम का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे, इसको डिटेल में हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ। थ्री फेज डायग्राम बेसिकली क्या होता है, जब भी आप सॉइल को देखते हो अपनी नेक्ड आई से, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सॉइल में कौन कौन से कंपोनेंट है। जब आप उसको मैक्रोस्कोपिक व्यू में देखोगे तो आपके पास क्या तीन उसमें कॉन्स्टिट्यूट रहेंगे। पहला इज सॉलिड, सॉलिड मतलब ओनली सॉइल। नंबर टू इज जो उसमें वाइड्स हैं यानी कि एयर। नंबर थ्री इज वाटर। तो अगर किसी भी सॉइल मास में आपको सॉलिड्स, वाइड्स जिसमें एयर है और नंबर थ्री वाटर, ये तीन चीज़ें प्रेजेंट मिले, दैट इज नोन एज थ्री फेज डायग्राम। सो आप क्लियरली देख सकते हो डायग्राम में, जो ब्राउन कलर से आपको शो हो रहा है दैट इज सॉइल, जो ब्लू कलर है आपका वाटर है और जो व्हाइट कलर है दैट इज वाइड्स। क्लियर? सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सो हमने फर्स्ट स्लाइड हमने स्टार्ट करी बेसिकली डेफिनेशन ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से कि कैसे सॉइल मैकेनिक्स से डिफरेंट है। सो एडवांस वर्जन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स हम बोल सकते हैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग को। उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस थी, जो कि डैम्स हो सकता है, रिजर्वायर हो सकता है, फाउंडेशन डिज़ाइन हो सकता है, लैक्स ऑफ इसकी एप्लीकेशंस है। क्लियर? एंड उसके बाद हमने लाइव एग्जांपल देखा कि कैसे टावर ऑफ पीसा आपका फेल हो रखा है बिकॉज ऑफ सॉइल फेलियर, और वो सॉइल फेलियर बियरिंग कैपेसिटी फेलियर हो सकता है और भी कई रीजन हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्लाइड में हमने लाइव एग्जांपल्स पढ़े जिसमें हमने फेलियर्स का लाइव देखा, आपके सामने अनइक्वल सेटलमेंट का फेलियर है, स्लोप फेलियर है, पेवमेंट फेलियर है सब ग्रेड की वजह से, लैंडस्लाइड है। ठीक, क्लियर? देन फोर्थ स्लाइड में हमने टनल कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा कि ड्यूरिंग टनल कंस्ट्रक्शन हमें एक्सकवेशन करनी पड़ती है, हमें ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल पता होना चाहिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में, और हम इसमें यही डील करते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड में हमने लाइव एग्जांपल्स पढ़े कि मशीन फाउंडेशन क्या होता है, सॉइल लिक्विफेक्शन क्या है, कहाँ पर यूज होता है, व्हाट इज डायनेमिक लोडिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक लोडिंग। इन द नेक्स्ट स्लाइड हमने सॉइल स्ट्रक्चर इंट्रैक्शन पढ़ा जिसमें हमने पीजीए के बारे में, पीएसए के बारे में डिस्कस किया। एंड उसके बाद हमने पढ़ा कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम अर्थ रिटेनिंग वॉल्स बोलते हैं, जिसका मेन काम होता है सॉइल के प्रेशर को रिटेन करना। और उसके बाद हमने पेरेंट रॉक के बारे में पढ़ा कि दो टाइप की जो सॉइल फॉर्म होती है, और उसमें वेदरिंग के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे वेदरिंग में जो फिजिकल वेदरिंग है और केमिकल वेदरिंग में क्या फ़र्क होता है, और वेरियस मीडिया क्या है जिसके ज़रिए जो सॉइल आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी में ट्रांसफ़र होगा। वो विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, और भी कई मीडिया है।
और लास्ट में हमने पढ़ा 3 फेज डायग्राम ऑफ सॉइल के बारे में, जिसमें हमें ये पता लगता है कि सॉइल में अगर हम देखें सॉइल मास में 3 कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है। नंबर 1 इज सॉलिड, नंबर 2 इज वाइड्स जिसमें एयर है, नंबर 3 इज वाटर। सो बेसिकली आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और इसका 2 फेज डायग्राम है, व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, हम लैब में कैसे टेस्ट करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।